अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि आपको हर खबर से बाखबर रखा जाए, आपको बताया जाए क्या करंट अपडेट्स चल रही हैं, अभी मुल्क के हालात कैसे हैं, सेहत के क्या मामला चल रहे हैं, मौसम क्या है, और सारी चीज़ों का आगाह करेंगे। अपना तारुफ भी कराते चलते हैं। मैं हूं नजफ राजा, मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। सुबह बखैर और उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों, तबसरों, तज्ज़ियों, हेल्थ टिप्स और दिलचस्प मालूमात से भरपूर एक और शो लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं जनाब। और इस शो के अंदर आप हालात हाज़रा से मुतालिक जानते हैं और साथ ही साथ हमारे जो बड़े काबिल और माहिर मेहमान होते हैं उनसे आप बहुत सी मुफीद इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर रहे होते हैं। सबसे पहले नजफ, आपने जो मौसम की बात की है ना, मौसम का तो बस पूछिए ही मत। जो हाल चल रहा है ना, मतलब रात तक भी आपको गर्मी का एहसास हो रहा होता है, सुबह सवेरे भी जनाब आपको गर्मी लग रही होती है और हीट वेव है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आपको पता है एसी ने काम करना छोड़ दिया, रात में भी और दोपहर में भी कूलिंग उस तरह हो ही नहीं पा रही। आप उसे घर के काम ना करवाए। देखिए, कभी कभी वो मुझे फ्री लग रहा होता है तो मैं सोचती हूँ चलो यार चले। घर के भी काम आपने ये भी देखा होगा कि खबरें हम सुनते हैं कि जनाब बहुत ज्यादा जो है सोलर लग गए हैं जी। अब तो जनाब ग्रेड स्टेशन पे एक्स्ट्रा बिजली पड़ी हुई है, वो पता नहीं कहाँ पड़ी हुई है, लोड शेडिंग भी होना शुरू हो गई है। एग्जैक्टली। ये इतनी शदीद गर्मी में इम्तिहान लेना जरूरी होता है, मुझे ऐसा लगता है। और इसके साथ साथ आप तो गर्मी में मजाक भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है लोगों को ना ये भी हिदायत देने की जरूरत है। मैं मजाक तो कर रहा हूँ, हाँ। ये देखे ना, ये मेरे मिजाज की बात है, लेकिन कोई गर्मी खा ना जाए। कोई मसला नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें अपने नाजरीन को ये भी कहना है, जस्ट प्लीज स्टे हाइड्रेटेड। अपने आप को जरा पानी और स्कंजबीन और तरबूज के साथ हाइड्रेटेड रखें, बहुत जरूरी है। चाय कॉफी पे जरा हाथ कम रखिए। आइए मौसम की जानिब चलते हैं, आपको तफसीलात से आगाह करते हैं कि आज मुल्क भर में मौसम कैसा रहने वाला है। आइए अब बात करते हैं मौसम की। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा है और गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया है। ताहम महकमा मौसमियात ने हीट वेव का नया अलर्ट जारी कर दिया है। आज से 24 मई के दौरान दिन के वक्त दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। मुल्क के मैदानी इलाकों में झक्कड़ चलने की भी तवक्को है। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां बेशतर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 11 डिग्री रहने का इम्कान है। कलों के बादशाह स्कर्दू का जिक्र करते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 25 और कम से कम 6 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई की है। और अब नजर डालते हैं आज़ाद कश्मीर के मौसम पर, जहां बेशतर अजला में बादलों का बसेरा रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 और कम से कम 21 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की तरफ चलते हैं, वहां पर आज दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 28 और कम से कम 12 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी के कुछ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला शदीद गर्मी की लपेट में हैं। पेशावर में दर्जा हरारत आज ज़्यादा से ज़्यादा 43 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। पाकिस्तान के स्विट्ज़रलैंड का तस्करा करते हैं, यानी कि सवात का, वहां पर आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा 28 और कम से कम 8 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। एबटाबाद, कोहिस्तान और गिरदोनवा में बारिश मुतवक्के है। और अब जिक्र करते हैं लहलहाते खेतों की धरती पंजाब का, जहां बेशतर अजला में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दर्जा हरारत आज ज़्यादा से ज़्यादा 41 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का जिक्र करें, वहां पर आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा 39 और कम से कम 26 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ चलते हैं,
वहाँ पर आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 41 और कम से कम 29 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के अक्सर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। और अब रुख करते हैं सुबह बलोचिस्तान की तरफ, जहां बेशतर इलाकों में गर्मी का राज बरकरार रहेगा। क्वेटा का दर्जा हरारत आज ज़्यादा से ज़्यादा 36 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के जनूबी अजला में मौसम शदीद गर्म रहने और तेज़ हवाएं चलने की पेशगोई की है। और आखिर में शेयर करते हैं सुबह सिंध का मौसम, जहां सूरज कहर ढाने लगा है। दादू और जैकबाबाद में पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया है। समंदर किनारे आबाद कराची का तस्करा करें, वहां पर आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 35 और कम से कम 29 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा 40 और कम से कम 28 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के अक्सर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। दोपहर के बाद गर्द आलूद हवाएं चलने की भी तवक्को है। नाज़रीन, जिस तरह हमने पहले भी तस्करा किया कि मुल्क भर में सूरज आग बरसा रहा है, महकमा मौसमियात ने 24 मई तक हीट वेव का नया अलर्ट जारी कर दिया है। और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखा जाए तो दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री तक ज़्यादा रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये रिपोर्ट भी सामने आई है जो कि बड़ी तशवीशनाक है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से ख़तरनाक हद तक मुतासरा ममालिक में पहले नंबर पर आ चुका है। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने यह दावा किया है कि दर्जाबंदी की बुनियादी वजह गैर मामूली सैलाबों की आमद है, जिन्होंने मुल्क को तबाही से दो चार किया। मौसम की सूरत हाल पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर PDM में इरफान विर्क साहब। सुबह बखैर इरफान साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से खतरनाक हद तक मुतासरा ममालिक में पहले नंबर पर आ गया। आपके नज़दीक इसकी वजह क्या है और पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर क्यों हो रहा है? देखिए, मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान और इंडिया और ये जो साउथ एशिया का खित्ता है, ये इसमें जो है ना ये ज़ेर असर है। अब इसमें मौसमियाती तब्दीली की वजह से हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार है वो हिमालयन जो रेंज है इसके फुट हिल्स के अलॉन्ग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना एटमॉस्फेयर में जमा हो चुकी है। इसकी वजह से जो अब हमारा जो लोअर एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी वार्म हो गया है। लोअर एटमॉस्फेयर वार्म होने की वजह से जो वेदर पैटर्न है वो चेंज होते हैं। तो इसी वजह से जो पाकिस्तान और इंडिया और ये साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इनमें मौसमियाती तब्दीली ज़्यादा दिखाई देती है, ख़ास तौर पे क्योंकि दरख्तों का भी कटाव जो है ना इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा होता है। बिल्कुल। अच्छा इरफान, ये भी बताइए कि महकमा मौसमियात की जानिब से 24 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या इम्कानात है कि हीट वेव के दौरान टेम्परेचर कितना ऊपर जा सकता है? देखिए जी, ये जो हीट वेव है इसका ज़्यादा असर जो है सेंट्रल जो पाकिस्तान होगा, जिसमें मुल्तान, रहीम यार खान, लिया और ये जितने भी इलाके होंगे, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 42 से 45 और बाज़ इलाकों में 46 तक भी जा सकता है। और इसके अलावा जो सिंध के इलाके हैं, जिसमें जैकबाबाद, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद ये इलाके शामिल है, यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर 48 और 49 तक जो है ना वो छू सकते हैं। इसके अलावा जो बलूचिस्तान के इलाके हैं, सिपी और तुर्बत के इलाके, यहाँ पर भी जो है वो टेम्परेचर जो है ना वो 48 और 49 तक जा सकता है। अच्छा इरफान साहब, आइंदा दिनों में कोई बारिश का इम्कान मौजूद है? अगर है तो फिर किन किन इलाकों में बारिशें हो सकती हैं? देखिए, अभी जो है ये हीट वेव जो है ये पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में ये जारी रहेगी। ये अगले 3 से 4 रोज तक जो है ना वो पाकिस्तान के तुलो अर्ज में जो है ना मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। और इस दौरान में कोई सच बारिश बहुत ज़्यादा नहीं है, ताहम बाज़ इलाकों में डस्ट स्टॉर्म या जो गस्टी विंड्स हैं, जो तेज़ हवाएं हैं, लू चलने की वजह से वो जा सकती है। बिल्कुल ठीक। इरफान साहब, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। बताइएगा, हीट वेव के दौरान शहरियों को किन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है ताकि वो अपने आप को हीट से बचा सकें?
देखिए ये जो हीट वेव है, इसमें लोगों को चाहिए कि जो सूरज की रोशनी है, जब ये सूरज आपको ताप में हो, उस वक्त घर से बाहर कम निकलें, ज़रूरत के मुताबिक निकलें और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें ताकि जो है ना सन स्ट्रोक से बचा जा सके। और मज़ीद ये है कि जो माल मवेशी हैं लोगों के गाँव में जैसे होते हैं और दूर दराज इलाकों में हैं, तो उनको मवेशियों को भी आप जो है शेल्टर में जो है ना वो रखें। बिल्कुल ठीक है इरफान साहब, साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा, अगर हम खास तौर पर कराची की बात कर लें तो कराची में बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये बताइएगा कितने मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, हल्की बारिश होगी, और जो समंदरी हवाएं हैं उनके चलने का क्या उनकी रफ्तार रहेगी और वो कब तक चलेंगी? देखिए जी, अभी तो हम कराची में एज सच इन चंद रोज में जो है ना कोई बारिश एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि अगले 1-2 रोज में या चंद रोज में कोई बारिश होने वाली है कराची में। तो ताहम जो है इसमें जो है सी ब्रीज जो है ना वो चलेगी, जिससे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन एज सच जो हमारे पास कराची के हवाले से है कि अभी सी ब्रीज कट ऑफ नहीं होगी। जब सी ब्रीज कट ऑफ होती है कराची में, तब जो है ना कराची में हीट वेव ज्यादा महसूस। ओके, यानी सी ब्रीज जो है वो चलती रहेगी, तो कराची में जो है वो बहुत ज्यादा हीट वेव का कोई खदशा नहीं है। बहुत शुक्रिया इरफान विक साहब, हमारे साथ मौजूद थे और हमें कि आने वाले दिनों में मौसम किस तरह का रहने वाला है। जो हीट वेव है वो 24 मई तक उसकी प्रेडिक्शन की गई है और बारिशों का ताहाल कोई ख़ास इम्कान नहीं है। कराची के मौसम की बात करें तो वहाँ पर ठंडी समुद्री हवाएं चलती रहेंगी, जिसके बायस हीट वेव का कोई बहुत ज़्यादा खतरा मौजूद नहीं। बिल्कुल नाजरीन, और इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद बहुत सारे सेगमेंट्स पॉलिटिकल और इंटरनेशनल लेवल पर भी हम डिस्कशन करेंगे, आपको करंट अफेयर से आगाह करेंगे, तो स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए नासूर बन गया। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के कामयाब ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की आलमी पजीराई ने जहां मुल्क का दिफाई वक़ार बुलंद किया, वहीं भारत को शदीद बौखलाहट में मुब्तला भी कर दिया। अब भारतीय हुकूमत और उसकी खुफिया एजेंसियां मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के जरिए ऑपरेशन की अहमियत कम करने और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इसी मुहिम के तहत रॉ ने कलदम तंजीम फितना अल ख़ारिज के साबिक तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान को दोबारा मुतहर्रिक कर दिया, जिसने भारतीय हिमायत याफ्ता अखबार दी संडे गार्डियन में बेबुनियाद इल्ज़ामात पर मबनी मज़मून शाया कराया, जिसमें यह बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में मज़ीद 2 मुबैना हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है। हालांकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से भारत की तारीख भरी पड़ी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इन मज़ामीन के ज़रिए भारत खित्ते में अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को छिपाने और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी का मकरू हदफ हासिल करना चाहता है। दूसरी जानिब भारत ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में होने वाली रुसवाई के बाद बौखलाहट का शिकार है। अब प्रोपेगेंडे का सहारा लेकर हक़ाइक़ को मस करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। तारीखी सुबकी पर भारतीय हुकूमत के साथ साथ अब फ़ौज की भी नींदें हराम हो चुकी हैं और अगर देखा जाए तो अब भारतीय फ़ौज के अफसरान भी गीदड़ भपकियाँ लगाने लगे हैं। भारतीय फ़ौज की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारतीय मेजर जनरल कार्तिक सिश्तरी ने भड़क मारी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है और ख़त्म नहीं हुआ है, इसकी बदतरीन शक्ल अभी आना बाकी है। इस तरह की वो बातें करते हैं। भारतीय भड़कों पर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी भी मैदान में आए, बड़ा जिम्मेदाराना जवाब दिया। तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए भारत पर यह वाज़ेह किया कि पाकिस्तानी अमन पसंद कौम है, कभी भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेंगे। जहन में रखें, भारत अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है। भारत ने उकसाया या फिर हमला किया तो रद्द अमल तेज और वहशियाना होगा। भारत जितना जल्दी ये बात समझ जाए इलाकाई और आलमी अमन के लिए उतना ही अच्छा होगा। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है दिफाई तज्जियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब। साजिद साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की हम बात कर रहे हैं, उसकी कामयाबी के बाद भारत की जानिब से हम देख रहे हैं इश्तियाल अंगेज बयानात आ रहे हैं, बढ़के मारी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं। आप हासिल क्या करना चाहते हैं? कोई फेस सेविंग चाहते हैं इस तरह के बयानात से, इस तरह की बातों से? अब ये देखिए कि किस महाज पे उनको फेस सेविंग चाहिए। एयरफोर्स के महाज पे मार पड़ी,
आर्मी के महाज पे मार पड़ी, नेवी के महाज पे वो 400 मील पे खड़े रहे, हिम्मत नहीं हुई नजदीक आने की। मीडिया महाज पे आप लोगों ने आपने बड़ी डिसेंट रिपोर्टिंग करके आप लोगों ने उनको मार दी। हमारे सोशल मीडिया ने, और बल्कि चीन के सोशल मीडिया ने भी बड़ी मार दी उनको, वो जो उन्होंने गाना इंट्रोड्यूस करवा दिया है। और डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर आप देखिए कि किसी ने खुल के इनके मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी, जो वाक़या जो कह रहे हैं उसके पीछे पाकिस्तान है, किसी ने नहीं कहा। अब ये अपनी खिफ़्फ़त छुपाने के लिए, जैसे आपने कहा कि बहुत से झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं जी। मसलन अभी जैसे आपने कहा कि उससे ईशानुल्लाह ईशान को लॉन्च करके उससे कहा कि जी कश्मीर में, ये कश्मीरियों से लड़वाने की या नफरत पैदा करने की कोशिश है जो नहीं होगी। क्योंकि आपने देखा कि जब भी कोई भी इनका एंकर जम्मू कश्मीर जो इंडिया के पास है वहाँ पे जाकर लोगों से पूछता था कि दहशतगर्दी पाकिस्तान ने की है, कोई एक शख्स या औरत ने नहीं कहा कि पाकिस्तान ने की है। अच्छा, फिर अभी इन्होंने रिसेंटली, आप मजे की बात है, परसों इनके एक जनरल साहब आए। एक तो इनकी जर्नलों की आपस में नहीं बात बनती, किसने क्या कहना है। कोई कह रहा है कि डीजीएमओ से बात हो गई है और सीज फायर जारी है, कोई कह रहा है सिंदूर का अगला मरहला है, अभी खतरा टला नहीं और है। अभी जनाब बड़ी मजेदार बात की कि पाकिस्तान के टारगेट्स में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पे हमला करना भी था। अब कैन यू इमेजिन, मुझे किसी ने पूछा, एक सरदार भाई साहब का मुझे कनाडा से फोन आया, मैं कहा भाई आपका ननकाना साहब हमारे पास, आपका पंजा साहब हमारे पास, आपका करतारपुर हमारे पास, पाकिस्तानी तो इनके रखवाले हैं। तो ये सारी चीजें हैं लड़ाने की। सर अपने ड्रोन मार गिराए जो वहां पे भेजे गए, ड्रोन मार गिराए, और इन्होंने बल्कि इनके अपने कुछ ड्रोन गिरे ईस्ट पंजाब में, जिसका मकसद था कि पंजाबियों को या उनकी जो खालिस्तान तहरीक दोबारा से उठी है उसको थोड़ा मेलो डाउन किया जाए। लेकिन इनको हासिल कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारी दुनिया में, वेस्टर्न मीडिया में भी इनकी जो इनके ऊपर थू थू हुई है। उसके बाद अभी ये वो खिसियानी बिल्ली खंबा नौशे, ये ट्राइंग टू गेन सम इनको थोड़ा उससे मिल जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि अब देखिए, हमने डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर भी इनको शिकस्त दी, और अब आपने देखा होगा कि इनका डिप्लोमेटिक एक जो सिलसिला चला है, तो हमने भी अपना डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया है। आई विल कॉल इट डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम तमाम दोस्त ममालिक से, देखिए सबसे पहले चीन के पास जाना तो बनता है, तुर्की को सलाम बनता है, अज़रबैजान को सलाम बनता है, जिस तरह इन लोगों ने किया। और इसके साथ हमने बड़े डिप्लोमेटिकली हमें वेस्ट को, अमेरिका को, इनको भी हमें एंगेज करके रखना चाहिए, और हम कर रहे हैं। साजिद साहब, आपने चाइना की बात की कि बिल्कुल चाइना जाना तो अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और पाकिस्तान का हमेशा से दोस्त है। सर, हम देख रहे हैं कि अफगान वज़ीर ख़ारजा भी चाइना पहुंच रहे हैं। क्या इन मुलाकातों के पीछे ये मकासद भी हो सकते हैं कि अफगानिस्तान को ये बताया जाए, उन्हें ये एहसास दिलाया जाए कि आपकी जो सरजमीन है ये किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, भारत की हिमाकत? बिल्कुल सही कहा आपने, और आई थिंक ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और मुझे उम्मीद है कि चाइना इसमें रोल प्ले कर रहा है। लेकिन चाइना का पाकिस्तान और अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ बॉर्डर मिलता है, और चाइना के लिए भी एक ऑल्टरनेट ये कॉरिडोर है, मल्टीपल ट्रैक्स में अगर उन्होंने हमारे पानियों की तरफ आना है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा होगा। और हमें इसमें मिल के चाइना के साथ, अफगानिस्तान के साथ इस तरह बात करनी चाहिए कि हमारा वेस्टर्न बॉर्डर महफूज हो जाए, और वहाँ से जो रॉ के स्पॉन्सर्ड लोग आते हैं, टीटीपी के या बीएलए के, इनको सेफ हेवन्स ना मिलें। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फितना ख्वारिज के साबिक तर्जमान एहसानुल्लाह एहसान जैसे मोहरे को फिर मैदान में ला खड़ा किया है, और फॉल्स फ्लैग हमलों की बेबुनियाद तोहमत भी लगाना शुरू किया। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब उनके पास जो भी पटारी में है उसको कहीं ना कहीं से आजमाने की कोशिश करेंगे, कहीं से उसको छुपे वो को निकाल के मिट्टी में झाड़ के फिर सामने लेके आएंगे। लेकिन हु वुड बिलीव, एक बंदा जिसको दुनिया भर की जो ममालिक हैं उसको दहशतगर्द मानते हैं, उसकी सुनेगा कौन? तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, और मेरे ख्याल में जो मोदी का बेसिक ऑब्जेक्टिव था, इलेक्शन से पहले हमेशा ये इस तरह की हरकत करता है। अब उसको चूंकि वहाँ पे अपने अंदर मुल्क में बड़े उसको, जिसको कहते हैं पंजाबी में शतरौल हो रही है, तो अब वो दे आर ट्राइंग टू अपने लोगों को पैसिफाई करने के लिए कि देखो उनके लोग ये कर रहे हैं, और वो
ईशानुल्लाह ईशान को कहाँ से निकाल के ले आए। तो हमें एक तो ईशानुल्लाह ईशान जैसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए, उनकी स्टेटमेंट्स को, ठीक है, उनको उछालना फैलाना नहीं चाहिए, और बाकी काम हमारी अफवाज कर रही हैं। जहां उन्होंने इंटरनेशनल भारत के साथ महाज पे किया, कल ही तकरीबन 12 के करीब खारिज जो है उनको इन्होंने जहन्नम हासिल किया है। सर एहसान की हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे दोबारा मुतहर्रिक करना, यानी भारत जो है उसकी बात पे तो ऑब्वियसली कोई यकीन नहीं करता, उनका जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन किसी ना किसी तरह से कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खदशा मौजूद है। बिल्कुल तो है। किस तरह से मालमी बरादरी को हमारे वफ्द भी जा रहे हैं, ये भारत की मकारी से हम पहले ही जो है खबरदार कर सकते हैं ताकि फिर से दोबारा इल्जामात का सिलसिला पाकिस्तान की तरफ ना। देखिए, झूठ के पाँव नहीं होते। इन्होंने बीच में हमारे हुकूमत को, फोर्सेस को आपस में इन्होंने गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की, जब इन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले से बता दिया था कि हम अटैक करने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि आपने अपना सीक्रेट क्यों आउट किया। दूसरी बात, अगर आपने बता दिया और फिर भी हमने आपकी धुनाई कर दी तो फिर तो ज्यादा जिल्लत की बात है जी। तो अब ये इस तरह की बातें करेंगे सिर्फ फेस सेविंग के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक कुछ फेस सेविंग बन नहीं रही। लेकिन जैसे आपने कहा, हमें बिल्कुल एतबार नहीं करना चाहिए। मैं तो इस पे हैरान हूं कि 2019 की उस रुसवाई के बाद जी इनके 6 बरस इंतजार कैसे किया। तो अभी भी हमें जो भी हो जाए, जितनी भी गारंटीज हों सुपर पावर्स की या किसी की भी, वी हैव टू बी ऑन आवर गार्ड। बिल्कुल रिलैक्स करने की हमें नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ पे आपका कमेंट ले लेते हैं। भारतीय मेजर जनरल कार्तिक सिचदरी की इश्तियाल अंगेज बयानात आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिंदूर ऑपरेशन जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, ख़तरा अभी टला नहीं है, पाकिस्तान को इंतज़ार करना होगा और अभी हमला आएगा उधर से। आप इस चीज़ को किस एंगल से देखते हैं? ये सिर्फ एक महज दबाव का के रिस्पॉन्स में ये चीज़ें आ रही हैं या सच में कोई ख़तरा हमारे सरों पे मंडला रहा है? सिंदूर की क्या बात है, इंडिया के हर करियाना स्टोर से मिल जाता है। तो भाई, सिंदूर के साथ आप वो जज्बा कहाँ से लाएंगे जो हमारी कौम ने इकट्ठा होकर दिखाया। मैं सिर्फ फोर्सेस की बात नहीं करूंगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, इश्तियाल दिखाने की, बिकॉज सिंदूर हैज समथिंग टू डू विद देयर रिलीजन, व्हाटएवर इट इज, उसको प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब तो मूवी बनने की भी तैयारी चल रही है सर बॉलीवुड में। देखें वो हिस्ट्री के साथ क्या प्ले करते हैं, जैसे कि हमेशा से करते हैं। और बिल्कुल, और हमें जैसे आपने कहा कि इस पे हमें बिल्कुल एतबार नहीं करना चाहिए। और ये इनके बयानात एक तो अपनी कौम को, भारतीय कौम को, स्पेशली जो इनके हिंदुत्व वाले हैं जी, उनको एक तरह से पैसिफाई करने के लिए है। लेकिन हम तैयार हैं। अच्छा साजिद साहब, अगर हम देखें ये जो वफ्द भिजवाया गया है भारत की जानिब से, बड़ा लंबा चौड़ा, हम पहले ही देखते हैं कि सेम माइंडेड की जो लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है वहाँ पर, और बीजेपी के अंदर तो इंतहा पसंद है, उनसे भरी हुई है बीजेपी। बिल्कुल। अच्छा, आपने कांग्रेस से राब्ता नहीं किया, कांग्रेस का आपने जो है वो किसी एक शख्स को शामिल कर लिया अपने वफ्द के अंदर। वो कह रहे हैं जनाब हमने तो नाम दिया ही नहीं था, आपने उनका नाम जबरदस्ती किस तरह डाल दिया, आपने उनको किस तरह से वफ्द के अंदर ले गए। यानी ये साबित करता है कि आपके पास उतने काबिल लोग नहीं है बीजेपी के पास, इंतहा पसंदों से भरी जमात है, और जब इस तरह से मुश्किल वक्त आता है तो आपको फिर दाएं बाएं देखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ये, जैसे आपने कहा कि एक तो उनके पास, चूंकि उनको एक डिप्लोमेटिक फेलियर तो हुआ कि दुनिया में किसी ने खुल के, किसी एक ने खुल के क्या ढके छुपे लफ्जों में भी नहीं कहा कि हाँ मोदी जी आप ठीक कह रहे हैं, ये जो पहलगाम है इसके पीछे पाकिस्तान, किसी ने नहीं कहा। अब दूसरा, आई थिंक वो एक जो कहते हैं ना ऑल पार्टीज टाइप एक ग्रुप बना के जी सारी पार्टियां इकट्ठी हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो एक ये भी फेस सेविंग है कि जबरदस्ती कांग्रेस वालों को। लेकिन क्या कि उन्होंने खुद ही कह दिया कि हमने तो आपसे इसमें आने का नहीं कहा। आई थिंक दैट्स अगेन सेटबैक फॉर देम। इंटरनल महाज पे भी मोदी को बहुत ज्यादा फिटकार का सामना है, और वो उसका अपने लोगों की तरफ से पड़ रही है, और विद इन उसकी अपनी पार्टी से भी पड़ रही है। उनकी अपनी पार्टी के एक वजीर ने बहुत लान तान की कहा जी छोड़िए, रिटायर, अपना रिजाइन कीजिए और घर जाइए। अच्छा सर, ये बताइए कि भारत जिस तरह ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की अहमियत को कम करने की कोशिश कर रहा है, मीडिया के थ्रू, खुफिया एजेंसी के थ्रू, प्रोपेगेंडा नेटवर्क्स को इस्तेमाल करते हुए, आप समझते हैं कि पाकिस्तान को मज़ीद किस तरह की हिकमत अमली अपनानी चाहिए अपने मौक़िफ़ को मज़ीद वाज़े करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर? देखिए, हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑपरेशन हुआ है, इसकी सक्सेस को सारी दुनिया ने वैलिडेट किया है। और कल ही मैं एक इंडिया की ही वीडियो देख रहा था जहां पे बठिंडा के पास गिरे हुए जहाज की, कमाल की बात है कि वहां पे सारे लोग कह रहे हैं कि रात 1 बज के इतने मिनट पे ये जहाज आया, आग लगी और ज़मीन पे आके गिरा,
और उनके जो फौजी तर्जमान है वो कह रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से आ गया ये, अच्छा, या हमारा है या आपका है। हमारे तो पूरे हैं, आपके 5 कम 6 कम है। छठे का वो था कि कौन सा टाइप है, उसका भी क्लियर हो गया कि वो मिराज 2000 था। तो आई थिंक इस तरह की बातों से हकीकत छुप नहीं सकती। वो जितना इसको नलीफाई करने की कोशिश करेंगे उतनी ही चीज है कि आज तो एक चिड़िया गिरती है तो 1000 लोग उसकी वीडियो बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इनके तो जगह जगह जिस जगह हमने ऑपरेशन में बताया कि डीब्रीफ में बताया कि यहाँ इनके शूट डाउन किए हैं, उन्हीं इलाकों से जो है वीडियोस आ रही हैं, लोगों की बनाई हुई, लोकल्स की बनाई हुई। साजिद साहब कहते हैं ना कि अगर आप किसी और के लिए खड्डा खोद रहे हैं तो फिर 2 खोदें, एक अपने लिए भी खोदना है। आबी जारियत की बड़ी बात कर रहा था, पाकिस्तान का पानी रोकने की इंडिया बड़ी बात कर रहा था। उसकी ये आबी जारियत की जो मुहिम है बड़ी रूज पर है, बड़े बयानात है। लेकिन हम देख रहे हैं कि चीन ने मोमन डैम की जवाब में जो तामीर है उसको तेज करने का ऐलान कर दिया है। आप क्या समझते हैं कि अब भारत के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है और पाकिस्तान के लिए कितना गेम चेंजर हो सकता है? क्योंकि जो चीन के पास जो कैप्शीर के ऊपर का इलाका है वहां से इंडिया की गर्दन भी पकड़ी जा सकती है। ऐसा ही है। तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, अब भारत मेरे हिसाब से फंस गया है। देखिए, ब्रह्मपुत्र दरिया निकल के वहां से चाइना से निकल के हिंदुस्तान से होता हुआ बांग्लादेश में जाता है। बांग्लादेश को धमकी दी, बांग्लादेश इनके खिलाफ, नेपाल इनके खिलाफ, भूटान इनके खिलाफ। तो जब सारे पड़ोसी आपके खिलाफ हैं तो मेरे हिसाब से तो मोदी अपनी इन हेजेमनी की पॉलिसीज की वजह से बहुत बुरी तरह फंस चुका है। और ये वाटर शॉर्टर वाली बात उसको भी पता है कि हमने बड़े क्लियरली कह दिया है कि ये जो है हमारी वेरी रेड लाइन है। जिंदगी मौत का मसला है भाई, पानी के बगैर। तो बिल्कुल अब तो देखे ना, अरुणाचल प्रदेश को चीन ने अपने नक्शे में चाइनीज नाम दे दिया, नेम चेंज हो गया। तो ये इट्स नॉट पॉसिबल। आई थिंक वो अपनी हिमाकतों की वजह से फंस चुका है। बेहतर था कि आप पाकिस्तान से मिलके बैठ के बात करें ताकि खित्ते के लोग खुशहाल हों, दोनों मुल्कों के लोग खुशहाल हों। लेकिन अगर नहीं करेगा तो फिर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का। और जिस तरह से भारत की पॉलिसी रही है कि एक तो पाकिस्तान के साथ हमेशा लड़ाई की सूरत हाल पैदा रखना और उससे अपनी जो सियासी फ़वायद है, सियासी अज़ाइम है वो हासिल करना, और खित्ते के जितने ममालिक हैं उन्हें दबा के रखना, उनके अंदर मुदाखलत करना। हमने देखा कि बांग्लादेश ने तो निकाल बाहर फेंका, इस तरह की मुदाखलत को हरगिज़ कबूल नहीं किया। और वो तो ये भी मुतालबा करें कि सीना वाजिद को हमारे हवाले किया जाए। इसके साथ साथ अब जो पाकिस्तान की तारीख़ी फ़तह हुई है इस तारीख़ी मार्के के अंदर, बुनियाद मरसूस के अंदर, उसके बाद नेपाल और दीगर ममालिक जहाँ पर भारतीय मुदाखलत बहुत ज़्यादा है, भारत इन मुल्कों को, छोटे मुल्कों को दबाने की कोशिश करता है। वो भी अब देख रहे हैं कि किस तरह से इस मुदाखलत का जो है वो खात्मा किया जाए, किस तरह भारत के खिलाफ वो भी उठ खड़े हों। और भारत जितने झूठ बोलता है उतने शवाहिद, उतने ही एविडेंसेस और एलिबाइज सामने आते रहते हैं, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है। तो नाजरीन, इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। नाज़रीन, कायनात के छुपे हुए राजों को जानना हमेशा से ही इंसान का मकसद रहा है और इंसान इसकी जुस्तजू में भी रहा है। हमारा आज का अगला सेगमेंट भी एक ऐसी शानदार और काबिल फ़ख्र कहानी के बारे में है जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी साइंसी हलकों को भी हैरान कर दिया। हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से पीएचडी करने वाले बासलाहियत पाकिस्तानी नौजवान इमाद पराचा की, जिन्होंने खलाई तहकीक के मैदान में एक नया संगे मील उबूर किया है। इमाद पराचा की टीम की जानिब से तैयार की जाने वाली सुपरबिट नामी एक जदीद टेलीस्कोप हाल ही में नासा के इश्तराक से खला में भेजी गई। ये दूरबीन ज़मीन के गिर्द निचली मदार में गर्दिश करती है। और आपको साथ ही साथ ये भी बताते चलते हैं, इसका मकसद कहकशाओं, तारों और कशिश शकल की लहरों और दीगर फल्कियाती मुजाहरे का मुशाहिदा करना है। हैरत अंगेज़ तौर पर अगर कहा जाए, ये दूरबीन एक गुब्बारे के ज़रिए खला में भेजी गई थी, जिसने खला में कम लागत में तहकीक के एक नए बाब का आगाज़ कर दिया। इमाद का ये मंसूबा सिर्फ साइंसी कामयाबी नहीं है बल्कि पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बाइस भी है। उन्होंने ये कारनामा बैनुल-अक़वामी तहकीकी इदारों और अमरीकी खलाई एजेंसी नासा के साथ मिलकर अंजाम दिया, जिनके साथ काम करना हर किसी की ख्वाहिश होती है, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी नौजवान भी दुनिया के सबसे जदीद साइंसी मैदानों में अपनी मौजूदगी को साबित कर रहे हैं। तो आइए वेलकम करते हैं इमाद को, जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा रोशन चेहरा है और बड़े ज़हीन तालिब इल्म है। इमाद, आपको सुनो पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं और सुबह बखैर। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस हैरानकुन मिशन की कहानी आप हमारे साथ शेयर करें। इसके पीछे जो मेहनत थी, जो चैलेंजेस थे, अब वो हमें आप बताएं। तो बताइए कि सुपरबिट जैसा बड़ा साइंसी प्रोजेक्ट मुकम्मल करने पर आसान अल्फाज में आप हमें ये बताएं कि ये टेलीस्कोप है क्या,
किस तरह से काम करता है और इसका मकसद क्या है? जी ज़रूर, शुक्रिया। तो अगर आप लोगों ने सुना होगा हबल टेलीस्कोप का, या टेलीस्कोप इन जनरल जो है, टेलीस्कोप से आप जो है स्पेस में आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, तारे देखते हैं, गैलेक्सीज देखते हैं, देयर इज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो सुपर बिट टेलीस्कोप जो है वो उसका मेन जो मकसद ये था कि हम जो है अर्थ में एटमॉस्फेयर है और हम जो है हम चाह ये रहे हैं कि हम एटमॉस्फेयर से बाहर निकलें। अच्छा। एक टेलीस्कोप है हबल टेलीस्कोप, आपने शायद सुना हो, हबल स्पेस टेलीस्कोप। एक और है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये जो है ये स्पेस टेलीस्कोप्स हैं, ये जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर जाके इमेजेस लेते हैं। उधर फायदा ये होता है, अगर आपने कभी किसी सिटी से अगर आपने स्टार्स देखे हो तो इतने ज्यादा आपको नहीं नजर आते, आपको सिटी से बाहर निकलना होगा, किसी शहर से बाहर निकल के आपको दिखना होगा, तब भी फिर भी इतनी अच्छी रेजोल्यूशन से हमें चीजें नहीं नजर आती। तो हमें जो है स्पेस में अगर हम जाएं वहां हमें बेहतर रेजोल्यूशन मिलती है, क्योंकि हम जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर होते हैं। लेकिन हबल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये जो टेलीस्कोप्स हैं, इनको बनाने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप की टोटल कॉस्ट आज तक अभी $15 बिलियन रही। तो इंस्टेड जो है हमने सेम टेलीस्कोप, ऑप्टिकल टेलीस्कोप, जैसे आपका टेलीस्कोप होता है जो आप ग्राउंड पे अगर आप कोई टेलीस्कोप यूज करें, हमने सेम वो टेलीस्कोप बनाया, बट उसको अच्छा इमाद, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आपने नासा जैसे बड़े इदारे के इश्तराक से ये मंसूबा मुकम्मल किया, इस बात पे ज़रा रोशनी डालिएगा। ये आइडिया आपका खुद का था, नासा ने आपको ये दिया और फिर आप लोगों ने एज ए टीम मिलकर काम किया, और इस टीम में और कौन कौन शामिल हैं ये भी बताइए। जरूर। तो मैं अभी PhD अपनी कर रहा हूँ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। तो जिस लैब के साथ मैं कर रहा हूँ अपनी PhD और अपना PhD प्रोजेक्ट, तो वो लैब और जो हमारे जो प्रोफेसर है, उन्होंने ये उनका ये आइडिया था कि इस तरह का एक टेलीस्कोप बनाया जाए, और उन्होंने फिर कोलैबोरेट किया था प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और डरहम यूनिवर्सिटी के साथ। अच्छा। प्रिंसटन US में और डरहम UK में, और नासा के साथ कोलैबोरेट किया था। और मेरी जब एनरोलमेंट हुई थी PhD इन फिजिक्स में, तो फिर मैंने अप्लाई किया इस लैब में ताकि मैं लोगों के साथ काम कर सकूं। अच्छा इमाद, ये बताएं कि सुपर बिट खला में क्या मुशाहिदात कर रहा है, क्या इसकी मदद से हम कहकशाओं या ब्लैक होल्स के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन या कुछ नया जान सकेंगे? ब्लैक होल्स तो इतने नहीं, जो सुपर बिट की जो मेन जो रिसर्च है, जो मेन जो फायदा वो मिलता है कि आप एटमॉस्फेयर से निकल के आप इमेजेस देख रहे हैं, तो वो होता है दूर दूर गैलेक्सीज होती हैं, जिनमें छोटी छोटी, मतलब अगर गैलेक्सी आपने देखी हो, गैलेक्सी यूजुअली सर्कुलर शेप होती है, उनमें छोटी छोटी वो होती हैं, मतलब उन गैलेक्सीज की शेप्स जो है थोड़ी डिस्टोर्टेड होती है। अच्छा। और हमारी अभी जो थीरीज हैं वो ये है कि जिधर अगर गैलेक्सी और हम इधर हैं, तो दरमियान में कोई एक मीडियम है, उसको कहते हैं डार्क मैटर, जिसकी वजह से वो गैलेक्सी जो है थोड़ी डिस्टोर्टेड नजर आ रही है। अब अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो हमें इस तरह वो डिस्टोर्शन नहीं नजर आएंगी, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर है। बिल्कुल अमाद, हम आपकी बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बिल्कुल साइंस से जुड़ी हुई हैं। मजीद आप बताइएगा कि टेलीस्कोप को गुब्बारे के जरिए खला में भेजने का ये जो अमल है, ये कितने दिन का था, और क्या वो गुब्बारा वापस आया जमीन पर या खला में ही गुम हो गया? हमें ये भी बताइए, बहुत इंटरेस्ट है हमें। और ये भी बताइए कि टेलीस्कोप में जब खला में होती है तो क्या रियल टाइम में वो डाटा आपके साथ शेयर करती हैं या उसमें कुछ वक्त लग जाता है? जरूर। तो जब टेलीस्कोप पहुंच जाता है अपने 108,000 फीट तक वो पहुंचता है। अच्छा। तो 100 डेज के लिए रेटेड कि वो, लेकिन अगर कुछ चीजें होती हैं ब्रेक डाउन करना होता है, तो हमारे टेलीस्कोप 40 डेज के लिए था, और उसके बाद फिर हम उसे चले आए एंड वी वर एबल टू रिकवर हमारा टेलीस्कोप भी और डेटा भी। और जो डेटा है, जितना सारा हमारे पास डेटा जो था, वो सारा हम सेव तो करते हैं, लेकिन हम उसको रियल टाइम डेफिनेटली डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा। और वो कम्युनिकेशन लिंक्स थी जिन पे मैं काम कर रहा था, और वो कम्युनिकेशन एल्गोरिथम का जिस पे मैं काम कर रहा था, ताकि वो सारा डेटा जो है हमें पहुंच जाए, हमारे पास रियल टाइम आ सके। जितना रियल टाइम कर सकते हैं उतना हमने कोशिश की, और बाकी जितना भी था वो हमने फिर रिकवर किया जब टेलीस्कोप वापस लैंड किया।
क्या बात है, ज़बरदस्त। इमाद, बहुत शुक्रिया और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ है। मज़ीद काम करते जाइए और पाकिस्तान का रोशन कीजिए। तो नाज़रीन, यहाँ पर आपने जाना कि पाकिस्तान के रोशन सितारे ने, पाकिस्तान की यूथ ने कितना अहम काम किया है और इसी तरह जो हमारी यूथ है ना, गैप्स को फिल करती जाती है, जो भी हमारी सोसाइटी में गैप है हर मैदान में। एग्जैक्टली। तो इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि बहुत सारे अमेजिंग और इन्फॉर्मेशन से भरे हुए सेगमेंट्स अभी बाकी हैं, सो स्टे विद अस। ब्रेक के बाद कुछ बात कर लें पाकिस्तान सुपर लीग की। तो उसका मेला पूरी आबोताब के साथ अब अपने फाइनल मरहले की जानिब बढ़ रहा है। गुज़श्ता रोज़ की अगर हम बात करें तो PSL के आखिरी लीग मैच में इस्लामाबाद ने कराची को एकतरफा तौर पर 79 रन से शिकस्त दे दी है। 251 रन के ताकुब में कराची किंग्स 172 रन पर ढेर हो गई। 35 गेंदों पर 8 छक्कों 6 चौकों की मदद से 88 रन पर आने वाले एलेक्स हेल्स मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कराची किंग्स का एलिमिनेटर मैच में कल लाहौर कलंदर से अब मुकाबला होने जा रहा है। इसी तमाम सूरत हाल पे बात कर लेते हैं नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार अली तनोली साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, आखिरी लीग मैच में इस्लामाबाद में कराची किंग्स को यकतरफा तौर पर कराची की शिकस्त की वजह क्या थी? क्यों इसको बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा? जी, देखा जाए तो अभी पॉइंट्स टेबल पे कोयटा ग्लेडिएटर्स जो हैं वो पहले नंबर पे हैं और उसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो दूसरे नंबर पे। इसी तरह जो अभी प्ले ऑफ या क्वालिफिकेशंस के राउंड हैं उसमें तो तकरीबन डिसाइडर हो गया है और ये जो आज की जो हार है वो शायद इतनी मैटर भी नहीं करती। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एलेक्स हेल्स और साहबजादा फरहान की जो बैटिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा तबाहकुन साबित हुई और आपने देखा होगा कि उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वही 100 प्लस गई और उन दोनों की जो स्ट्राइक रेट था वो इतना बेहतरीन था कि कराची किंग्स को इससे रिकवर करने का मौका ही नहीं मिला। जबकि दूसरी साइड उनकी बैटिंग की बात की जाए तो बैटिंग उनकी क्लिक ही नहीं की। कोई भी उनके शुरू में जो उनके ओपनर थे डेविड वार्नर, सैफर्ड, उन्होंने आके बेहतर आगाज़ किया पर उसके बाद कोई भी देखा जाए तो कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जिसने कोई बेहतर परफॉर्म किया हो या टीम को जिताने में या उनको वापस लाने में कोई अपना किरदार अदा किया हो। पर एक तरफ आपको दाद देनी चाहिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स को और उनकी जो कैप्टनसी है शादाब खान, उन्होंने हमेशा टीम को लेके चला और आपने देखा ओवरऑल भी जो बाकी टीम से एक आपको बेहतर टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड एज अ टीम खेलते हुए नजर आई। बिल्कुल अली साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया और शादाब की जो सलाहियतें हैं बतौर कप्तान वो खुलकर सामने आई और ये बहुत ज़्यादा मुतालबा भी किया जा रहा है और इस पर गौर करने का भी कहा जा रहा है जिम्मेदारान को कि जनाब कौमी स्क्वाड की क़यादत भी जो है वो शादाब के हाथों में सौंपी जाए क्योंकि वो साबित कर रहे हैं अपने आप को। सर, PSL फाइनल मरहले में दाखिल हो गई है, फाइनल 4 का मरहला शुरू होने वाला है। अगले मरहले में आप क्या देख रहे हैं? कितने कड़े मुकाबले हो सकते हैं? आपकी कौन सी टीम फेवरेट है? मुकाबले तो बहुत सख्त होंगे क्योंकि चारों टीमें ही इतनी कॉम्पिटेंट हैं और आपने देखा कि पेशावर ज़ल्मी जैसी टीम अगर क्वालिफाइंग राउंड में नहीं आई तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि बाकी टीम्स कितनी कॉम्पिटेंट हैं। और मैं तो हमेशा लाहौर कलंदर को ही सपोर्ट करता हूँ। अच्छा। पर अभी देखा जाए तो कोयटा ग्लेडिएटर्स में जो सऊद शकील हैं उनकी कप्तानी भी बहुत ज़्यादा अच्छी साबित हुई। जैसे शादाब खान की बात की जा रही है, दूसरी तरफ सऊद शकील हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी कप्तानी की और आपने देखा होगा कोयटा ग्लेडिएटर्स में एक जो डिफरेंस था वो सऊद शकील की कप्तानी साबित हुई। बिल्कुल ऐसे और इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड एज यूजुअल उनका स्क्वाड या उनकी टीम सिलेक्शन और ड्राफ्टिंग में अगर उनकी बात की जाए वहाँ से लेके अभी तक जो उनकी सिलेक्शन रही या उनकी टीम का जो बैलेंस रहा वो हमेशा से ही कमाल रहा। उसके अलावा बात की जाए लाहौर कलंदर की, लाहौर कलंदर ने काफ़ी इम्प्रूव किया और उनके काफ़ी ऐसे प्लेयर निकल के सामने आए जैसे वो सलमान मिर्ज़ा। अभी लास्ट मैच में आपने देखा होगा कि उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, उनकी बॉलिंग ने सबको सरप्राइज किया। तकरीबन उनको शायद इससे पहले मौका नहीं मिला पर उनको एक मौका मिला और उन्होंने साबित किया और 4 ऐसी मेन विकेट्स ली कि सबको हैरान कर दिया और उनकी पेस बॉलिंग बहुत ही अच्छी रही और मुकाबले बहुत ज़बरदस्त होंगे अभी क्योंकि नॉकआउट मरहला आ गया है और बड़ा अच्छा रहा PSL और जो हमारा इवेंट था उसकी जो वापसी हुई और जो हमारा एक ओवरऑल इंडिया पाकिस्तान क्लैश के बाद जो एक
फातिहाना हमारा दोबारा से आगाज़ था वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। बिल्कुल जी, और जो शायकीन है वो बड़े महसूस हो रहे हैं अभी भी इन मुकाबलों से। बहुत शुक्रिया, अली तनोली साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि अब जो है वो नेक्स्ट अगर हम देखा जाए तो नॉकआउट मरहला जो है वो शुरू हो गया, उसमें टॉप में होंगी और सारी ही जीत के लिए जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी। बड़े आसाब शिकन मुकाबले होंगे और शायकीन तो लुत्फ अंदोज फिर होंगे ही ऐसे मैचेस से। बिल्कुल नाजरीन, और ये हमने आपको सूरत हाल बताई क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि हमारी जो नौजवान नस्ल है, लोग हैं, बड़े हैं, औरतें हैं, बड़ी जोशीली होती क्रिकेट को लेकर, एक्साइटेड होती है और पोटेंशियल देखना चाहते हैं हमारे यंगस्टर का। तो नाजरीन अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। सो स्टे विद अस, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और अब बात करेंगे पाक भारत कशीदगी के हवाले से। तो सीज फायर के बावजूद मोदी हुकूमत की जानिब से LOC से लेकर दरियाओं के किनारों तक इश्तियाल अंगेजियों का सिलसिला है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और सिंतास मुआहिदा खत्म करने की धमकियां भी दी जा रही हैं। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है, मगर आलमी ताकतों की जानिब से भारत को खबरदार किया जा रहा है कि सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी से बाज रहा जाए। ऐसी कोई भी हरकत खित्ते में खतरनाक सूरत हाल का बायस बन सकती है। दूसरी जानिब आलमी सतह पर भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए पाकिस्तानी सिफारती वफ्द ने अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है, लेकिन वफ्द में अपोजिशन जमातों को शामिल न करने पर तहरीक इंसाफ का पारा हाई हो गया है। सेनेट में खिताब करते हुए सेनेटर शिबली फराज ने वफ्द की तश्कील पर एतराज़ात उठाते हुए कहा कि PTI को कौमी मसले पर भी साइडलाइन कर दिया गया है। वफ्द में अपोजिशन जमातों को शामिल ना करना हुकूमत की तंग नज़री को जाहिर करता है। उन्होंने दावा किया कि PTI अपने खर्चे पर बैरून मुल्क वफूद भेजेगी और पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने पेश करेगी। शिबली फराज के एतराज़ात का जवाब देते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह किया कि ये हुकूमत का वफ्द है, इसमें हुकूमती नुमाइंदे ही शामिल होते हैं। जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन अरकान को शामिल किया जाएगा। दूसरी जानिब मुल्की सियासत में एक बार फिर से डील और ढील से मुताल्लिक़ खबरों में तेज़ी आ गई है। सोशल मीडिया पर बानी PTI की मुमकिन रिहाई के हवाले से अफवाहों का बाजार गर्म है। लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बानी PTI की पैरोल पर रिहाई से मुताल्लिक़ खबरों की सख्त मुखालफत करते हुए ये वाज़ेह किया कि बानी PTI से डील के लिए कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी जिस जगह मौजूद हैं वहाँ मुज़ाकरात या पेशकश के मराहिल गुजर चुके। किसी हुकूमती या अस्करी शख्सियत का बानी PTI से कोई भी राबता नहीं हुआ। दूसरी जानिब इतलात ये आ रही हैं कि PTI ने बानी की रिहाई के लिए एक बार फिर तहरीक चलाने का फैसला कर लिया है। इस बार बानी की बहनें फ्रंट फुट पर नजर आ रही हैं, भाई की रिहाई के लिए सरगर्म हैं और उनके लिए भरपूर तहरीक चलाने का इंदिया दे दिया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार नासिर बेग चुगताई साहब। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी हुकूमत की जानिब से इश्तियाल अंगेजियाँ जा रही हैं। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि भारत की जानिब से किसी भी किस्म की मुहिम जोई का खतरा अभी टला नहीं है, मौजूद है। क्या आपको लगता है कि ज़िल्लत आमेज शिकस्त के बावजूद मोदी हुकूमत दोबारा किसी मुहिम जोई का खतरा मोल ले सकती है, चाहे उन पर जितनी भी तनकीद हो रही है? हाँ, क्यों नहीं। उनका जो इस वक्त जहनी मसला है वो नफ्सियाती हो गया है बहुत ज़्यादा। वो नफ्सियाती मार भी खाए हुए, वो फिजिकल मार भी खाए हुए। उनका जो एक ताकत का बुत था वो टूट गया है। उनका सोमनाथ गिर गया है, उनका द्वारका गिर गया है, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें मैं कह सकता हूँ। असल में उनके जो भरम था वो टूट गया, उनकी ताकत का भरम टूट गया। गैर रिवायती जंग में उनकी बर्तरी का भरम टूट गया। उनके राफेल को, जिसको मोदी साहब का ख्याल था कि वो महाभारत के अर्जुन हैं और महाभारत के अर्जुन एक रथ पे सवार होकर आसमान से नीचे आते थे और उस रथ से मुख्तलिफ शुआएं निकलती थी। उनको वो मिसाइल कहा करते थे, ब्रह्मोस मिसाइल। तो वो रथ भी तबाह हो गया, मोदी साहब की जो क्रेडिबिलिटी थी वो भी तबाह हो गई, उनकी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी, और फौज की जो उनके साथ हशर हुआ है वो बहुत हौलनाक है। मतलब वेस्टर्न मीडिया आप उठा के देख लें, जो आमतौर से हमारे साथ नहीं होता है। हमको टेररिस्ट कहता है, हमको एक्सट्रीमिस्ट कहता है, हमको गरीब पसमानदा सब कुछ कहता है। वो उसके पास हजार जवाब हैं। लेकिन इस बार ये हुआ है, नजफ और दोस्त हमारे अजीज भाई उज़ैर के
तमाम अखबारात ने किसी कोई इस्तेस्ना नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स से वाशिंगटन पोस्ट से लंदन टाइम्स CNN, BBC, फॉक्स, स्काई, कुछ भी उठा के देख लें, आपको अंदाजा ये हो जाएगा कि भारतीय जो एक प्रोग्राम था, एक PR की मश्क थी, उसका सत्यानाश हो गया है। तमाम अखबारात ने पहले तो जंग के बारे में खबर दी कि क्या सूरत हाल बनी, किस तरह एक छोटी सी कुव्वत ने बड़ी कुव्वत को धूल जटाई। अब देखिए ना आप, J-10C छोटा जहाज है हमारा, GF-17 जहाज है, चाइना का बनाया हुआ है, पाकिस्तान ने बनाया है, दोनों इश्तराक से बनाया है, तो इसको लिफ्ट नहीं कराता था। राफेल के बहुत चर्चे थे भाई साहब, राफेल है। अच्छा नासिर साहब, मैं आबी जारियत की बात करना चाहूंगी आपसे, मैं चाहूंगी इस पे आप तबसरा कीजिए। मोदी हुकूमत की आबी जारियत अरूज पर है, पूरी दुनिया ने देखी, पाकिस्तान ने भी देखी, जिसका उसको जवाब भी दिया गया। हालांकि आबी जारियत पर आलमी बरादरी वाज़े तौर पर वार्निंग दे चुकी है। क्या मोदी हुकूमत आलमी दबाव को नज़रअंदाज करके पानी को हथियार बना सकती है? इस पर एक कॉमेंट कीजिए, और साथ ही साथ इस संगीन खतरे के पेश नज़र क्या पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? देखें, पाकिस्तान की हिकमत अमली डिक्लेयर कर दी गई है, और ये दुनिया को पता है कि अगर आपने सिंध तास मुआहदे की, जिनको इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, 1960 में गालिबन हुई थी, ये अगर आपने तोड़ी, आपने कोई डैम बनाया अपने दरियाओं का रुख मोड़ने के लिए, तो पहले तो आपको 5 साल 6 साल लगेंगे। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान ने कह दिया हम उसको तबाह कर देंगे, हम उसको उड़ा देंगे। जो भी आपने कंस्ट्रक्शन की, जो भी हरकत की आपने, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगी और हम उसको उड़ा देंगे। तो हिकमत अमली बहुत क्लियर है, हिंदुस्तान को पता है। अब देखें क्या क्या हो रहा है। बगलियार डैम की गेट कभी बंद करता है, वो पानी कम हो जाता है, कभी खोल देता है, पानी बढ़ जाता है। इस वक्त पाकिस्तान के दरियाओं में पानी अच्छा खासा है, बहुत मुनासिब है, बेहतरीन पानी है, जो सबको प्रोवाइड भी किया जा रहा है। हमारे झगड़े भी खत्म हो गए हैं। तो ये तो ऐलान के बाद की बात है। लेकिन दुनिया में ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे, इंडिया भी गए थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी, इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी होगी। बिल्कुल, उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया। नासिर साहब, अगर हम इस वक्त देखें, थोड़ा मुल्की सियासत को भी ज़ेर बहस ले आते हैं, ऑपोजिशन की जानिब से सिफारती वफ्त में शामिल ना करने पर हम देखें कि तहरीक इंसाफ का बड़ा पारा हाई है। सेनेटर शिबली फराज ये कहते हैं कि कौमी सलामती जैसे अहम मामले में भी ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है। हुकूमत ने कौमी वादत की अलामत के तौर पर ऑपोजिशन की शमूलियत को आप क्या समझते हैं, क्यों ज़रूरी नहीं समझा, या जो वफाकी वज़ीर कानून जवाब में दलील दे रहे हैं वो दुरुस्त है? वज़ीर कानून को मैंने सुना, मुनासिब बात थी, उन्होंने झगड़ा बढ़ाया नहीं, लेकिन PTI ने जो कुछ कहा जंग के बारे में, जंग से पहले, वो तो बहुत हौलनाक था। अगर आप उठा के देखें गौहर अयूब साहब को, मेरे फेसबुक वगैरह पर, मेरे सोशल मीडिया पर, प्रोग्राम्स वगैरह में वो वीडियो लगी हुई है। जब उन्होंने कहा जंग कैसे लड़ेंगे आप भाई, आपके तो तैयारों के लिए तेल नहीं है, आपने आर्टिलरी के कितने हजार शेल 85 करोड़ रुपीस में, डॉलर्स में यूक्रेन को फरोख्त कर दिए हैं, आपके पास है क्या? तो ये तो आपका पहला स्टाइल था जंग से कुछ 1 दिन 2 दिन पहले का। और उसके अलावा आप जो ज़ाहिर देखते हैं, आप सोशल मीडिया, बहुत से ऐसे मैसेजेस आए कि जाओ ना सरहद पे जाओ, अब क्यों डर रहे हो, इस तरह के मैसेज थे, बहुत से मैसेज थे। तो वो रवैया गलत था। मेरा ख्याल ये है कि पार्लियामेंट वक्त जाना चाहिए, और उस वक्त में पाकिस्तान नवाज लोग होने चाहिए ज्यादातर, गौहर अयूब बिल्कुल ही होने चाहिए। मेरा ख्याल है अगर ये गवर्नमेंट का वफद चला जाए, एक और भेज दें आप, सोमालिया भेज दें, अफ्रीका भेज दें, रूस भेज दें, कहीं और भेज दें, उसमें अली जफर साहब वगैरह को ले लें, माकूल लोग हैं वो। लेकिन वो लोग जो ही कह चुके हैं रिकॉर्ड कि आपके तैयारों में तेल नहीं है और आपके पास आर्टिलरी के शेल नहीं। तो नासिर साहब, आप क्या समझते हैं कि फिर वो इस तरह के बयानात क्यों दे रहे हैं? क्या वो वतन के लिए कुछ करने का, कर गुजरने का जज्बा रखते हैं, इस जज्बे के तहत कह रहे हैं, या फिर जो बयानात उन्होंने दे दिए उनको बैलेंस करने के लिए इस तरह की अब बातें की जा रही हैं?
देखिए पूरी कौम जो है, पूरी कौम वो एक साथ हो गई थी बगैर किसी इस्तिस्ना के। कराची में जुलूस, लाहौर में जुलूस, पिंडी में जुलूस, पिंडी दातल खान में जुलूस, अब अंदाजा लगाए ना आप। जी पूरे सिंध के अंदर छोटे छोटे कस्बों में इंडिया के खिलाफ जुलूस। कहाँ जाते हैं बेचारे, किस जगह पे? तो इन्होंने फिर जाहिर है जंग की हिमायत की और कहा कि हम साथ हैं। नासिर साहब, आप किस क्या तरह ये नहीं कमेंट बताया। करेंगे? मुल्क की सियासत में एक बार फिर डील और ढील की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। सोशल मीडिया पर देखें तो वहां पर बानी तहरीक इंसाफ की मुमकिन रिहाई की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए ये बहुत कई बार हो चुका है। ईद से पहले आया था कि ईद से पहले रिहा हो जाएंगे, रमजान में रिहा हो जाएंगे। जी जी फिर आया बकरीद से पहले रिहा हो जाएंगे, फिर आया बकरीद के बाद रिहा हो जाएंगे। बहुत से ऐसे शोशे हैं जो छोड़े जाते अच्छा, हैं। सियासी मुमकिन है ड्रामा है। गवर्नमेंट छोड़ती हो, जी हो सकता है हुकूमत छोड़ती हो, ठीक। ताकि लोग जरा से मिसगाइड हो जाएं। हो सकता है कि बैरिस्टर गौहर कैंप छोड़ता हो या कोई और, लेकिन सबका मकसद मेरा ख्याल है एक है कि इमरान खान साहब जेल में रहें। सब चाहते ही हैं कि इमरान खान साहब बाहर ना आए, सिवाय अलीमा खान के। भाई की मोहब्बत है उनकी, भाई से मोहब्बत करती है। वो कहती हैं कि मेरा भाई जो है वो जेल में, उसको मैं रिहा कराऊंगी। अब कहती भी हैं कि तुम लोगों ने क्या किया है, तुम लोग नहीं चाहते हो बाहर आए। ये बड़ा 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 बयान है ये। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि डील अगर मुनासिब हो, अगर मुतनासिब हो, अगर किसी ऐसे गैर माकूल मुतालबे पर ना हो जो आपसे किया जा रहा हो, तो अच्छी बात है, होनी चाहिए। पॉलिटिक्स पर डील होती है, लेकिन ढील नहीं होनी चाहिए। जी ढील हरगिज नहीं होनी चाहिए। सही। और शायद इरफान सिद्दीकी साहब का बयान आप पढ़ रहे थे, सुना रहे थे। जी इरफान साहब ने भी बहुत दिनों के बाद कही ये बात। उन्होंने भी शायद किसी से पूछा होगा कि क्या आप डील कर रहे हैं या डील दे रहे हैं, तो किसी ने कहा होगा नहीं, ना डील है ना ढील है। और अब तो वाकई नहीं है, इस जंग के बाद जी तो वाकई नहीं है, क्योंकि जो करेक्टर सामने आया है वो सब वेरी सैड, वेरी सैड। तो मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों में, सियासी पार्टियों में डील होनी चाहिए, आपस में मुफाहमत होनी चाहिए। एपीसी भी हो सकती है, एपीसी भी हो सकती है, लेकिन पहले अपनी गलतियों का एतराफ़ तो कर लेना। गौहर अयूब का बयान सामने रख के सोचें, बताएं कि गौहर अयूब ने, उमर अयूब ने क्या कहा। गौहर अयूब के बेटे हैं, अयूब खान के पोते हैं, फील्ड मार्शल मार्का स्टाइल है उनका। तो उन्होंने क्या कहा, और ये वाकई मुझे बहुत बुरा लगा जब उन्होंने कहा हमारे पास लड़ने को कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं ना। जो इस तरह के बयानात दिए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हैं, इन पर गौर करने की ज़रूरत है, इन पर पशेमान होने की भी ज़रूरत है, और इन पर हम देखते हैं कि माफ़ी भी जो है वो मांगी जानी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क के अगेंस्ट है। आपकी अपनी सियासत जो है वो अपनी जगह, लेकिन कौमी सलामती, नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपको इस तरह की बातें जो हैं वो जेब नहीं देती, ना ही आपको करनी चाहिए, क्योंकि आप खुद को कहलाते हैं कि आप बहुत बड़े और सीनियर सियासतदान हैं, तो आपके मुंह से इस तरह की बातें हरगिज़ जेब नहीं देती। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुए छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद सेहत के हवाले से, हेल्थ के हवाले से बात करेंगे। आपको बताएंगे किस तरह आप हीट से खुद की बॉडी को और खुद के जहन को और जिस्मानी तौर पे कैसे महफूज रख सकते हैं हीट वेव से, जो कि आजकल चल रही है। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। गर्मियों की शिद्दत में हम बात करते हैं लू से बचने की, तो उसमें फालसा एक ऐसा फल है जो आता तो सिर्फ चंद दिनों के लिए, मगर ये ना सिर्फ हमारे जिस्म को ठंडक फराहम करता है बल्कि बहुत सी बीमारियों से भी बचाता है। जदीद तहकीक के मुताबिक फालसे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, पोटेशियम और फाइबर जैसे अज्जा इसे दिल, मेदे, जिगर और खून की बीमारियों के खिलाफ एक कुदरती दवा बना देते हैं। पाकिस्तान जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस की एक तहकीक के मुताबिक आपको बताते हैं, फालसे में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल खसूसियात पाई जाती हैं जो इन्फेक्शन, अल्सर और जिस्मानी सूजन में फ़ायदेमंद होती हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या हम फालसे को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फालसे का जूस किस वक्त पीना ज्यादा फायदेमंद होता है और किन अफराद को इससे परहेज करना चाहिए? और आजकल जो बाजार में फालसे के जूस में हम देख रहे होते हैं ना कि धड़ाधड़ बोतलें मिलाई जा रही हैं जनाब, और सोडा मिला देते हैं, डाली जा रही है, चीनी, नमक, काला नमक, पता नहीं क्या कुछ हो क्या रह जाती होगी, वो तो जहर बन जाता होगा। जहर वो चीजें, ये तो वो हमें दिखा के डाल रहे होते हैं, वो भी कुछ डालते होंगे जो हमें पता नहीं चलता होगा, लेकिन टेस्ट दे देते हैं और आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। हाँ, और फिर इसमें ये भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना कि आप उसको किस तरह धो रहे हैं,
क्योंकि बड़ा नरम फल होता है ये, तो हाथ लगाए मुरझा रहा होता है। तो घरों में तो पूरा एहतमाम किया जाता है, लेकिन बाहर इस तरह के कोई भी बंदोबस्त, कोई इंतजाम नहीं देखने को मिलते। नरम तो होता है, साथ ही साथ खट्टा भी होता है, मीठा भी गले के लिए होता भी जो है, है खाने ना? के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए, अल्सर के जिनको इश्यूज है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो इसको अच्छा। बनाना कैसे है, इसकी अफादियत कैसे हासिल की जाए, मजीद इसको आप अपने किचन में कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, ये सारी मालूमात आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है मारूफ हर्बलिस्ट नईमा आपा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपा Welcome, कैसी आपा। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है। जबरदस्त। आज आप हमें फालसे का जूस पिलाने वाली है, ये तो मुझे पता चल गया। हाँ, ये तो आपने जज कर लिया होगा। काम की बात निकाल ली ना काम की पहले। बात निकाल ली है उसने। मैं आपके पास ही आ जाती हूँ ताकि हम मजीद मेरे पास। डिस्कस कर कोई सकें। काम करवाएं यार नजब से ना आप। फालसा देखे वैसे। मैं आपको वैसे ही सपोर्ट जी करने जी के लिए जरूर। आया। ये देखिए, ये छोटा सा फल है, लेकिन जी। इसके अंदर आप लोगों ने इसकी तारीफ इतनी बयान कर दी है कि अब इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, जिस तरह अब आपने बताया ना कि खटास इसके गले में लगती है। जी। गले में जो खटास लगती है उसको, वो बहुत कम लोगों का गला ऐसा है कि जिसको बर्दाश्त कर सकते हैं। बिल्कुल। उसकी खटास को कम कैसे किया जाता है? सही। उसकी खटास को कम मैं जिस तरीके से करती हूँ, मैं काला नमक खुद बनाती हूँ घर में, लेकिन मैं अच्छा। काला नमक इस तरह बनाती हूँ कि काले नमक के अंदर ना मैं साथ में थोड़ा सा जीरा रोस्ट करके, काले और नमक के अंदर जीरा, काले नमक के अंदर थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी अजवाइन रोस्ट। देखो खट्टा खाती है ना, कैसे खा रही है। आपके हिस्से का जूस कम हो गया, अब आपने फालसा खा लिया। नहीं, मैं ना खटास मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, तो मैंने अपने मुझसे भी लिए, नहीं होती, मेरे गले के मैंने लिए अपने बड़ी लिए अल्टरनेट निकाला है। खतरनाक ठीक होती है। आज देखिए, जूस आप लोगों ने देखा, जूस भी आपने बताया कि बाहर इसको किस तरीके से धोआ जाता है। बिल्कुल। जी। पहली दूसरी बात ये है कि नेचुरल चीज को अननेचुरल कर दिया जाता है, बिल्कुल। क्योंकि उसके अंदर ड्रिंक्स मिलाई जाती हैं, उसके अंदर स्क्रीन मिलाई जाती है। तो मैं कहती हूँ नेचुरल चीज को नेचुरल रहने दें। जैसे आज मैं आ रही थी और आप लोगों ने भी बताया हीट वेव बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा। तो अल्लाह ताला ने ये जो इस तरह के फल है, लोकार्ट हो गया, ये फालसा हो गया, ये जी। बहुत ही कम टाइम के लिए आते हैं, लेकिन इनको आप लॉन्ग टाइम के लिए इनसे फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, आपने ना बताना आप ये भी रिस्टोर कैसे करना है फ्रिज के अंदर, क्योंकि बहुत सारे आप क्वांटिटी के अंदर लेकर आते हो, लेकिन कभी कभी खराब हो जाते हैं गर्मी की वजह से। तो नहीं, फ्रिज में मैं कैसे रखना है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 5-6 महीने का इसको स्टोर करके रख लेती हूँ। 5-6 महीने का? हाँ वाह। जी, इसको इस तरीके से करती हूँ ना घर में। देखिए, साफ सुथरा आपको क्योंकि 8 नजर आ रहा महीने है तो ना? गर्मी चल रही होती है। 8 महीने तो गर्मी चल रही होती है, फिर फ्लेवर चेंज भी करना होता है ना। बिल्कुल। ये देखिए, आप लोगों को साफ सुथरा नजर आ रहा है। बिल्कुल। इसको आप लोगों ने करना ये है कि घर में लाने के बाद डायरेक्ट छाबी में डाल के मत धोएं। अच्छा। फालसा जो होता है डायरेक्ट छाबी में मत धोएं, इस स्टेनर में डाल के और जी। ऊपर से पानी खोल देते हैं, इस तरह नहीं धोते फालसे को। किसी टब में डाल लें, किसी सही। स्टील के बड़े पतीले में डाल लें, और उसके अंदर इसको सो करके इसकी जो डंडियां छंडियां होती हैं वो सारी पर आ जाती है, उनको साफ करें। साफ ठीक करने है। के बाद ओके। फिर उसका पानी आप 2 दफा खत्म करके फिर स्टेनर में रखें। फिर अच्छा। स्टेनर में रखने के बाद देखिए ना, अब आप इजीली खा रही हैं इसको। आप लोगों ने करना ये, फिर लोगों को देखा मैंने पैकेट बना के रखते, पैकेट बनाने की जरूरत ही कोई नहीं है। इसको जब आपका 5 किलो है, 2 किलो है, 4 किलो, जितना भी, उसको इकट्ठा ही रख ले। ये तो आपस में किसमें जुड़ता रखें? नहीं है। शॉपर में डाल के रखें। शॉपर में डाल के रखें, पैकेट आप बनाने की शॉपर में डाल, जरूरत नहीं क्योंकि है। पैकेट बनाने की तो जरूरत ही कोई नहीं, ठीक इकट्ठा है। रखिए। आप इस दफा करके देखिएगा, हाथ लगाएंगे फौरन से अलग हो जाता है 1 सेकंड से पहले। सही लेकिन बात आप लोगों ने इसका जूस पिया है, ठीक है, फालसा खाया, आप लोगों ने इसकी चाट नहीं खाई होगी कभी, इसलिए मैंने नहीं, सरप्राइज चाट नहीं खाई, इसकी चटनी खाई है, चाट के चाट अंदर नहीं खाई। चटनी नहीं खाई आप लोग। मैं बता, चटनी खाई, चाट। आज मैंने सरप्राइज रखा था, डिस्कस कर रहे थे ना, ये खाया वो पिया, मैंने तो कहा हम चले तो बस जूस की उम्मीद लगाए बैठे थे, आप तो आज जूस हमें भी। कुछ और अब भी ये बना के चटनी दिखा रही हैं। है या क्या चाट है? ये चाट बना के मैं आप लोगों को अरे आज क्या देता। बात है। आप देखिएगा, जो चटपटी लोग- चाट, जबरदस्त। पानी तो आ गया होगा। ये चटपटी मुझे चाट तो अभी मजा आ रहा है। अभी से मजा आना शुरू हो अभी से गया। मजा आना शुरू हो गया। देखिए, ये चाट बनेगी इसकी, ये वो मैंने जो बताया है ना, इसके अंदर सफेद जीरा, जी। अजवाइन और अजवाइन और नमक। ये देखिए, थोड़ा सा ये मैंने इसके अच्छा, अंदर ये mix टेस्ट के लिए किया। आपने हाँ, ये बताया। टेस्ट के लिए, हाजमे ठीक के है, लिए। हाजमे के लिए। वैसे तो देखिए, ये हाजमे के लिए है ही वो, लेकिन इसकी जो तुर्श होता है ना, एकदम से जो जी, गले, उसको ये लगता कम है। करता है, ये नमक कम करता है। ठीक है, सेकंड यानी मेरे जैसे लोग भी खा सकते हैं फिर। मेरे जैसे भी खा सकते हैं। मैं अच्छा, अपने आपको लिए भी मसला क्या है? मैंने अपने लिए निकाली हुई ना सारी चीजें, इसलिए तो आप लोगों के लिए बताने के लिए आती हूँ मैं। मैं अपने लिए- स्वीट। हाँ, मैं अपने लिए जो करती हूँ वही चीजें मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, ये देखें, इसको आप थोड़ी सी देर, शक्कर भी डाली आप। शक्कर डाली, चाट बनानी है ना हमने इसकी, चाट बनानी, इसके अंदर टमाटर प्याज तो डालना नहीं है हमने। ठीक है, बस ये चाट इसको बन गई। खट्टा मीठा, इसको थोड़ी देर रखेंगे हम, ऐसे नहीं चाट ठीक है, बन गई है। ठीक है। ठीक है, इसको आप थोड़ी सी देर ना रखें। इसकी शक्कर का जो पानी है और जी। जो जीरा है और जो अजवाइन है, ठीक है, उसका ये सारा का सारा अर्क जो है फालसे की खटास के अंदर स्क्वीज होके, और एक बहुत ही चटपटा सा, एक मतलब मजे लेने वाला टेस्ट आएगा। अच्छा, वाह। और फिर जो इसका एक और जो इसका सीक्रेट बताने लगी हूँ कि हीट वेव की वजह से या गर्मी की वजह से, हीट वेव की वजह से या गर्मी की वजह से
या स्किन जो झुलस जाती बाहर काम करने की वजह से, रैश पड़ जाते हैं, रैश पड़ जाते हैं। मैं स्किन अक्सर पर। बताती हूँ, देखिए एक चीज है रैश पड़ गए हैं, एक्नी हो गई है, छाइयां हो गई हैं, उसका एक इलाज नहीं है, उसके बहुत इलाज है हिकमत में, ठीक है, आयुर्वेदिक में बहुत इलाज है। तो आप लोगों ने करना है कि सिर्फ इलाज उसको कंटिन्यू करना है, जो चीज सामने आ गई आपने करना है उसको, ठीक अच्छा, है। इस वाले इलाज में ऑर्गेनिक में ना आपका एक बहुत बड़ी अहम बात ये है कि आपने उसको कंसिस्टेंसी से करना है। आपने ये नहीं करना मैंने हफ्ता किया, मुझे असर नहीं पड़ा, मुझे सुकून नहीं मिला, मेरी सेहत ठीक नहीं हुई। आपने उसको केमिकल 2 थोड़ी है से उसके 3 अंदर महीने कि फौरी तक असर उसको करना है। लगातार करना है, फिर आपने रिव्यू देना है कि अब आपको फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। अच्छा, ठीक मैं है? एक बात बता दूं कि अगर कंटिन्यू हफ्ता अगर आप एक रेमेडी कर लेंगे ना, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता आपको फर्क ना पड़े, अच्छा, मतलब असर आना शुरू हो जाएगा। असर आना शुरू हो जाए। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों की जल्दी की वजह से थोड़ा सा, ठीक है, आप लोगों का टाइम जो है ना वो हमेशा बड़ा ही आप शॉर्ट कहती होता है। होंगी कि इनको जल्दी ही होता नहीं, है। ये जल्दी हवा के घोड़े पे सवार हवा होते के हैं। घोड़े पे। हाँ। अच्छा देखिए, ये आप इसको टेस्ट कर, इसका जो निकलेगा पानी, ठीक है, जी। ये देखो आप इसको आपको करो, टेस्ट करके बता- लेकिन मैं आप लोगों को, क्योंकि अभी मैंने उसको बताया पहले दबाना है, टेस्ट बाद में करना है। नहीं, मैं नहीं, कर आप सकते ये हैं अभी। इजीली आप इस चार्ट को एंजॉय करो, लोगों को बताएं कैसे, बताएं कैसे है, कैसा आपको टेस्ट लगा ये वाला? लेकिन मैं आप लोगों को ना ये, क्योंकि मेरी आवाम बड़ी ही मुंतजिर होगी कि आप बताने क्या लगी थी, उसे रीलो टेस्ट करके देखो। मैं भी टेस्ट करता हूँ। अच्छा ठीक है, ये देखें, ये मैंने इस तरह इसकी का- जान निकाल दे। इसको दबा के। इसका ना फ्लेवर लग ही नहीं रहा, आप फालसा खा रहे हो। ऐसे ही है, एग्जैक्टली। और इतना देखिए अच्छा फ्लेवर आ रहा है जिसमें आपको हल्का सा अजवाइन का फ्लेवर आ रहा है, जीरे का आ रहा है, देखो, चीज़ों को ना थोड़ी सी natural एंड पर चीज़ों के साथ, natural। स्वीट का फ्लेवर आ रहा है जो कि शक्कर है, कोई दूसरी चीनी नहीं है। ये देखें, और उसके बाद हल्का सा सॉर फ्लेवर आता है जो कि अपना इस वाल से इसका अपना। इट्स ग्रेट। अच्छा देखिए, बात Very सुने, nice। अच्छा देखिए, ये इसकी होगी ना तारीफ। अब इसकी बात सुने कि जो अननेचुरल करते हैं आप, जी। इसमें सॉफ्ट ड्रिंक डालते हैं, इसके अंदर स्क्रीन डालते हैं, तो देखो मैंने नेचुरल चीजें डाली हैं, इसके अंदर अजवाइन डाली है, जीरा डाला है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा, गट के लिए बहुत अच्छा। जब आपका गट ठीक होगा तो आप वैसे ही ठीक होंगे। यकीनन। बिल्कुल। आपका जिगर, आपके जिगर के लिए और शुगर के मरीजों के लिए मैं बताती हूँ कि एक बहुत बड़ा कीमती तोहफा है ये। शुगर के मरीज इसको धड़ाधड़ खुले, अच्छा। हाँ जी, इसको खाएं भी अगर खटास जो बर्दाश्त कर सकते हैं, अदरवाइज इसको सिर्फ नमक के साथ इसको शेक करके पिएं। अच्छा ठीक देखिए, है। ये देखो, ये थोड़ा सा ये आ गया नजफ, ठीक है, इसका जो निकलेगा, जिस तरह वो होता नहीं फ्रूट चाट के नीचे शीरा जो निकलता हाँ, है, हाँ, जी, जी, तो जी। ये उस शीरे को आपने फेस पे लगाना है। ओके, ये देखें, ठीक ये है। निकल आया। अच्छा जी, अब आप दिखा सकते हैं इसको, ठीक है, ये देखो मैंने मुराबा, निकाल ये लिया। आपने रैशेस के लिए बताया। रैशेस के लिए, डबल टोन के लिए, या जो स्किन झुलस गई है इसमें, भाई इंतजार में होंगे आप लोग, मैं हाथ से कर लेती हूँ, ठीक है। मजदूरों के हाथ जो होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। हाँ, क्या बात। ये देखें, निकल आया, ये इसका निकल रस आया। निकल आया। अब ये देखें ऐसे, ये आपकी फालसे का एक बहुत ही अच्छा सीरम और बहुत ही अच्छा एक आपका मास्क बन गया है, ठीक है, जो आपकी झुलसी हुई स्किन को, ठीक है, झुलसी हुई स्किन को बिल्कुल एक्यूरेट करेगा, इवन सही। टोन करेगा। आपकी अभी ईद आ रही है करीब करीब, ठीक है, जी, जी, ये जी। नेचुरल रेमेडीज किया करें। ये जो इससे इंशाल्लाह आप जिस तरह का ये पिंक मैंने निकाल के दिखाया, आप ऐसे ही पिंक हो जाएंगे, वाह। ठीक है। अब मैं पापा, बताती मुझे हूँ, वो बात याद आ रही है, पहले जमाने के लोग ना चेरी को और स्ट्रॉबेरी को ना लिप्स पर और चीक पे अभी भी लगाया लगाते करते हैं, थे। चुकंदर को, हाँ, चुकंदर को फॉर द कलर, और हल्का सा वो आजकल कहते हैं ना टिंट निकल आए हैं, टिंट। ये वैसे ही कुछ सिमिलर था ये देखे ना, ये ऑर्गेनिक टेंट की तरह है ना, लेकिन बात है, आपको ये बिल्कुल। ऐसा ही कर देगा, पिंक, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि आप लोगों ने फालसे का जो जूस बनाना है अफादियत के लिए, वो कितना फालसा होना ठीक चाहिए। है। ठीक है। लेट्स से ये कितने ml पानी होगा? ये 200 होगा ml। तकरीबन 450 ml। 450 ml पानी है, तो इसके अंदर आपने ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम फालसा डालना है। ठीक है। 50 ठीक से है। 70 ग्राम, 100 ग्राम नहीं। इसका फायदा जब होगा, इसका फाइबर जो है वो आपने स्क्वीज करना है, फैशन नहीं बनाना इसको कि छानना है, अच्छा, वो पुनना नहीं है। करना, मैं यही अच्छा, वो बात नहीं पूछने करना लगी थी। करना, बहुत हाँ। सारे लोग आपको बिल्कुल पानी पिलाते हैं जूस का, हाँ, फाइबर वो इज नहीं, इम्पोर्टेंट, उसको फाइबर। नहीं निकालना आपने। ये देखिए, इसका ये जो असल जूस जो होगा वो ये होगा। हाँ, आप अपने टेस्ट वही नेचुरल चीजें, ठीक है, वही नमक। natural ये नमक चीजें। बड़े मजे का है, है ना, यकीनन ये उसने देखिए, taste बदल अजवाइन दिया है इस इसके चीज अंदर, का। इसके अंदर आपने डाला है काला नमक है, अजवाइन है और जीरा रोस्ट करके मैंने डाला हुआ है। ओके। हाँ, अच्छा, अगर तो उसका फ्लेवर ही और होगा। फ्लेवर ही और होगा। अब मैं जो पीऊंगी तो ऐसे पीऊंगी, आप अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है तो आपके लिए मैं शक्कर डाल दूंगी, ठीक है। अच्छा। हाँ, आपने स्क्रीन या पूछ लें चीनी, आपा पहले। नहीं वो ठीक है, वो अल्लाह का शुक्र है, वो ठीक है। सेहतमंद लोगों के लिए देखिए, शक्कर जो है देखें, जाहिरी हालत बता देती है। जाहिरी हालत बता देती है। नहीं, मैं डायबिटिक हूँ ना, मैं तो डायबिटिक हूँ माशाल्लाह, चल रही है वो। देखिए, इंसान इतना प्यारा लग रहा हो ना, मैंने आपको पहले भी बोला है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं डायबिटिक हूँ। माशाल्लाह, आप सेहतमंद हैं। जिस
जिस तरह फालसे प्यारी लग का रही जो हैं। शरबत है तैयार हो रहा है, आपकी तारीफें बढ़ती जा रही है नजफ की तरफ। क्योंकि मुझे मजा बहुत आया इस चाट का हाँ, लिटरली। ये देखे ना It's very नोकी new. मैंने, हाँ बिल्कुल न्यू है ना, इसीलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये देखिए इतना पतला होना चाहिए। अच्छा, ये आपकी जिगर की जो गर्मी है उसको धोएगा, ठीक है, thank you आपके गट को ठीक करेगा। हाँ, इसके ये देखिए अजवाइन की खुशबू आ रही है, जीरे की खुशबू आ रही है इसके अंदर से, बहुत जबरदस्त है। आपके गट को ठीक करेगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ को ठीक करेगा, एकदम से आपको एनर्जी देगा। बहुत मैं अच्छा बताती फ्लेवर है हूँ, आपका। बहुत अच्छा फ्लेवर है। तो ये है कि आप लोग जिस तरह मैं थी, मिसाल के तौर पे मैं खट्टी चीजों से अवॉइड करती हूँ। अच्छा, शुरू से, बचपन में भी? बचपन से Thank you. खट्टी चीजें पसंद नहीं है मुझे, इधर पेन हो, तो मैंने अपने लिए अल्टरनेट निकाला, भाई मुझे भी जरूरत है इन चीजों की, मुझे भी जरूरत है। तो ये जब मैंने इसका अल्टरनेट निकाला, ये चाट बनाई अपने बच्चों के लिए ही, तो जी। इसका जब ये हाथों पे लगा, जैसे मैं अक्सर बताती हूँ कि हाथों पे लगा, हाथों पे फर्क पड़ा। तो ये अच्छा। जब मैंने वॉश किए तो बड़े ही ब्राइट, बड़े ही लाइट, Soft रहने लग गए। सॉफ्ट हो गए। तो इसको फिर मैंने फेस पे अप्लाई किया। तो जबरदस्त। फेस पे अप्लाई किया। मैं आप लोगों को सबको बता दूं कि 10 से 15 दिन अगर मैं केयर छोड़ दूं तो मेरी स्किन बिल्कुल ही डबल है और है। हाँ जी, बिल्कुल ही और है। ये इन्हीं नेचुरल चीजों से मैंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है और मैं इस बात पे बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं। मैं बताती हूँ ये कि अच्छी बात है, आपस सबको अपना ख्याल रखना चाहिए और आपको अपना ख्याल रखना है केमिकल से नहीं, बोटॉक्स और फिलर से नहीं, आपको अपना ख्याल रखना है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से। Organic स्पेशल product हमने से। सेगमेंट आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाया ताकि आप घर की सादा अच्छी ऑर्गेनिक फ्रूट्स, नेचुरल प्रोडक्ट से किस तरह सेहतमंद रह सकते हैं और अपनी सेहतमंद रह बीमारियों सकते को हैं दूर और कर किस सकते तरह हैं। अवॉइड कर सकते हैं उन चीजों से अननेचुरल। नहीं, मैं ये बताती हूँ, देखिए अगर मेरे मुंह पे छाइयां आई, मेरे मुंह पे ब्राउन स्पॉट आए, तो मैंने इन चीजों को क्या कहते हैं इजाद किया। तो मैं खुश हूँ, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। बिल्कुल ठीक है आपा, थैंक यू सो मच फॉर आप दिस लोगों का भी चार्ट शुक्रिया। एंड फॉर दिस ड्रिंक। अभी वक्त हुआ है नाजरीन छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना है, इसको अप्लाई करना है, खाना है, पीना है, इस्तेमाल करना है Shot ताकि enjoy करनी है, आप mask जो enjoy है करना हमें है। रिव्यू दे सके सोशल मीडिया और पे कि आपको मजा लोग आया चीनी नहीं मजा डाल आया। के भी ना ये टेस्ट नहीं निकाल पाते जो आपने नमक डाल के और शक्कर डाल के बनाया। Exactly, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक। आपकी आपा नई चीजें लाती है ना फिर। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, बेहतरीन। प्रोग्राम में अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ मौसीकार ए हमीद की, जिन्होंने दुनिया से गुजरे 34 बरस बीत चुके हैं। ए हमीद ने 50 और 60 की दहाई में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत सी लाजवाल धुनें तख्लीक की। उन्होंने अपनी धुनों में मशरकी क्लासिकी रंग को एक खूबसूरती से शामिल किया और उनका हर गीत एक यादगार नगमा बन गया। ए हमीद की बात करें तो उन्होंने 1957 में रिलीज होने वाली फिल्म अंजाम से अपने करियर का बाकायदा आगाज किया था। ताहम उन्हें असल शोहरत 1960 में रिलीज होने वाली फिल्म रात की राही से मिली। खास तौर पर इस फिल्म के गीत तेरी उल्फत में सनम, दिल ने बहुत दर्द सहे, क्या बात है। इस वजह से उन्होंने बहुत मकबूलियत हासिल की, बल्कि बामे अरूज तक पहुंचे। उसी साल उनकी फिल्म सहेली रिलीज हुई, जिसके गीतों ने ए हमीद को मजीद ज्यादा जो है वो फेम दी। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार क्या नहीं बात, भूले, बहुत खूब। बड़ा ही शुभ कमाल गाना, गीत है और हम सब ने बिल्कुल। सुना हुआ है। Exactly। और इसके अलावा कहीं दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या जमाने का समय, इस फिल्म के हर गीत ने बेपनाह मकबूलियत हासिल की। किस नाम से तुझे पुकारूं क्या नाम है तुम्हारा, बहुत ही खूबसूरत गाना और हम वैसे भी सुनते रहते हैं जबरदस्त। नाज़रीन। हम फालसे के अंदर खो चुके हैं जो अभी आपा हमें पिला कर गई हैं। आगे बढ़ते हैं और तालीम के हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन, कौमों की तरक्की का दारोमदार तालीम पर होता है और जब बात हो लड़कियों की तालीम की तो ये सिर्फ एक फ़र्द की नहीं बल्कि पूरे माशरे की तरक्की का सवाल बन जाता है। ताहम खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में हालिया दिनों में 37 सरकारी गर्ल्स प्राइमरी स्कूलों की बंदिश ने एक ख्वाब को धुंधला के रख दिया है। महकमा तालीम के मुताबिक तहसील लंडी कोतल में 21, बारा में 12 और जमरूद में 4 गर्ल्स प्राइमरी स्कूलों की बंदिश लग गई है और इसकी अगर बुनियादी वजह देखी जा रही है तो वो ये है कि ख़वातीन उस्ताज़ा की शदीद कमी और मौजूदा उस्ताज़ा को तनख्वाहों की अदम अदायगी है। इसके अलावा कई स्कूलों में सिर्फ एक ही उस्ताज़ा मौजूद है जो सैकड़ों और 100 के करीब तलबा को तालीम भी दे रहे हैं, ख्याल भी रख रहे हैं, मामलात भी देख रहे हैं। ये सूरत हाल इस वक्त मजीद तशवीशनाक होती जा रही है और हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में लड़कियों की तालीम की शरह जो कि पहले ही बहुत कम है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 23,30,000 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिनमें लड़कियों की बड़ी तादाद शामिल है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं, डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ पेशावर यासिर हुसैन। यासिर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें ये बताएं कि सिर्फ एक ज़िले में 37 गर्ल्स प्राइमरी स्कूलों की बंदिश की असल वजूहात क्या है? क्या ये मसला सिर्फ ख़वातीन असातिज़ा की कमी का है या इसके पीछे दीगर अवामिल भी कार फरमा? बहुत शुक्रिया जी। देखें, इस वक्त ये फाटा का इलाका था,
इलाका था जो कि 19 के बाद KPK में मर्ज हो गया। अब बेसिकली जो है मर्ज होने के बाद हकीकत पर अपनी बात की जाए तो उस पर वैसे तवज्जो नहीं दी गई जैसे दी जानी चाहिए। दूसरी जानिब हमारी जो सूबाई हुकूमत है KPK की, उनका तो यही कहना है कि हमें वफाक की जानिब से फंड नहीं मिलते, लेकिन जो सूबाई फंड हैं उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। देखें 2013 में जब PTI की हुकूमत KPK में आई तो तालीमी इमरजेंसी नाफिज की गई। उस वक्त अगर आपको याद हो तो बानी तहरीक इंसाफ जो थे हर दूसरे दिन यहाँ आते थे और यहाँ के जो सड़कों पर काम करने वाले बच्चे हुआ करते थे उनको स्कूलों में दाखिल फी करवाया जाता था, और ये जो एक्सरसाइज थी तकरीबन 3 साल तक जारी रही। लेकिन 18 में जब हुकूमत आई तो ये एक्सरसाइज कम हो गई और अब तो ना होने के बराबर है। हालांकि 1 साल से जायद जो है PTI की हुकूमत को हो चुका है KPK में। अब आप देखेंगे जो है जमरोद, लंडी कोतल और बाड़ा की जो स्कूल हैं, बेसिकली ये टीचर्स ना होने की वजह से इनको बंद किया गया है जो है PNs की तरफ से, यानी चौकीदारों ने इन स्कूलों को बंद किया है क्योंकि टीचर्स नहीं है, और अब टीचर्स नहीं तो बच्चे भी नहीं आएंगे, और ज्यादातर ये बच्चों का स्कूल है। 3 तहसीलें हैं इस जिले में, और इसमें इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता चलूं कि 2 मिनिस्टर्स और एक डायरेक्ट चेयरमैन है। सुहेल आफरीदी जो है वो CNW के मिनिस्टर हैं, अदनान कादरी जो हैं वो मजहबी अमूर के, और डायरेक्ट चेयरमैन जो हैं वो MP हैं, और इकबाल अफरीदी जो है वो MNA हैं। मतलब PTI का गढ़ इसको कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बच्चों के स्कूल बेसिकली 12,000 से जायद असातिज़ा की कमी है सूबे के स्कूलों में। प्राइमरी स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं। कुछ अर्सा कबल जो है ईटा के तहत एक टेस्ट हुए हैं टीचर्स की भर्ती के हवाले से, लेकिन वो टेस्ट भी जो है कैंसिल कर दिए गए हैं क्योंकि बन्नू में एक MPA के हुजरे में वो टेस्ट लिए जा रहे थे, लेकिन उस मामले को इंतहाई दबाया गया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तालीम के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कितनी संजीदा या गैर संजीदा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं ऑफ रिकॉर्ड बात करूं, जानना चाहूंगी क्या महकमा तालीम ने उस्ताजा की कमी को पूरा करने के लिए कोई हंगामी इकदाम किए हैं? कुछ ऐसा हुआ है कि भर्ती की जा सके उस्ताजा की? देखिए 1 साल से जायद का अरसा गुजर गया है। पहले 6 माह तो भर्तियों पर पाबंदी थी और ज्यादातर फोकस जो है KPK हुकूमत का धरनों और जलसों पर था, तो इन चीज़ों पर उनकी मुकम्मल कोई तवज्जो नहीं थी। लास्ट जो है नवंबर में ईटा टेस्ट कॉल किया गया, उसके तहत जो है 3 माह का टाइम दिया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन की गई बैंक के जरिए, और फिर 12,000 भर्तियों के लिए बाकायदा अमल शुरू किया गया, लेकिन वो अमल इब्तदा में ही सबूताज हो गया। उसकी बुनियादी वजह मैंने आपको बता दी कि MPA के हुजरे में टेस्ट लिया जा रहा है, तो वो टेस्ट कैसा होगा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब 12,000 असातिज़ा की कमी कोई छोटा फिगर नहीं है, लेकिन उसको मुकम्मल करने के लिए अब देखिए हमारे वज़ीर आला जो है 14 दिन से इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, तो उनको कोई तवज्जो होनी चाहिए, मिनिस्टर से प्रोग्रेस लेनी चाहिए, फॉलोअप लेने चाहिए। अच्छा यासिर, कुछ आप हमें इंफॉर्मेशन देने वाले थे, एक तो वो भी बता दीजिएगा जो बड़ी ख़ास है, और दूसरी जानिब हमें ये बताएं कि जो ये स्कूल बंद हुए हैं, ये तालिबात और उनके वालिदैन इस बारे में क्या कहते हैं? क्या उन्होंने किसी एहतजाज या मुतालबा का इजहार किया है इस मौके पर? देखिए ये कबायली ज़िला है और यहाँ के वालिदैन अगर एहतजाज कर भी लेंगे तो ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है। अलबत्ता इन्हीं जो मुतल्लिका मिनिस्टर्स हैं उनके पास तो उनसे मुलाकातें उनकी हो रही होंगी ऑब्वियसली, लेकिन आप जब टीचर्स नहीं हैं तो असातिज़ा क्या कर सकते हैं, बच्चे क्या कर सकते हैं? ये सोच तो सूबाई हुकूमत को करनी चाहिए कि उनको हंगामी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए, कॉन्ट्रैक्ट पे फिलहाल खवातीन को ले आए। अब देखें जिन खवातीन को उन्होंने भर्ती किया हुआ था वो प्रोजेक्ट्स पर चली भेज दी गई, और जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो उनकी जो है टीचिंग भी खत्म हो गई। चाहिए तो ये था अगर इनको इन स्कूलों को ब्लैंक ना किया जाता और उन्हीं टीचर्स को परमानेंट करके या इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट भी रखा जाता और इन बच्चों को जो है तालीम के जेवर से रास्ता किया जाता, लेकिन ये ख्याल है ही नहीं। मैं आपको सच्ची बात करूं तो मिनिस्टर के हाथ भी बंधे हुए हैं, क्योंकि उनका गुनाह ये है कि वो शहराम तरक्की के भाई हैं, तो वो सियासी मामलात भी इनके जो चल रहे हैं उसकी वजह से भी वज़ीर तालीम कुछ नहीं कर पा रहे। मैं समझता हूँ वो एक अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहे, एक भर्ती, एक ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, उसकी इजाजत भी CM से लेनी पड़ती है। ये सियासी मामलात और आपस की जो चपकरिश है उसकी वजह से सिर्फ एक महकमे की आज हम बात करें, वो महकमे तालीम है, वो कितना मुतासिर हो रहा है आप सबके सामने है। बिल्कुल यासिर, ये बताइएगा क्या ये मसला सिर्फ ज़िले खैबर तक महदूद है या खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में भी ऐसी सूरत हाल पाई जा रही है? थोड़ा सा इन डिटेल हमें बताइए।
देखिए 34 अजला पर मुश्तमिल KPK है और मैं समझता हूँ 34 के 34 अजला में इसी किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो जो है जनूबी अजला की तरफ बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि उस तरफ तो कोई फोकस ही नहीं है तहरीक इंसाफ का। और फोकस अगर हो भी तो वहाँ के जो आजकल के जो मामला चल रहे हैं टेररिज्म के हवाले से, उस वजह से भी ये मामला, आपको मैं बताऊँ कि कई वज़ीरिस्तान और इन इलाकों में ऐसे ऐसे स्कूल हैं जो एक साल से बंद पड़े हैं, उनके असातिज़ा या उनके जो स्टाफ है उनको पेमेंट्स मिल रही हैं। दूसरी तरफ आए मालाकंड रीजन स्वात और उस साइड पर आ जाएं तो ये सूरत हाल वहाँ पर मजीद ख़राब होती जा रही है। और तालीम के हवाले से जो संजीदगी का मुजाहरा तहरीक इंसाफ ने 2013 से 18 तक किया था, उसके बाद हम वो थीम नहीं देख रहे। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत को हंगामी तौर पर फोकस करना होगा। इस पर तालीम जो है वो बच्चों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। खासकर क्या सूबाई हुकूमत तक की ये मामला पहुंचा है? ऑब्वियसली बाखबर तो होगी सूबाई हुकूमत इस हवाले से, तो क्या कोई इकदाम किए जा रहे हैं, कोई असातिज़ा की भर्ती की जा रही है, कोई इस तरह का अमल तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन क्या कोई गौर व फिक्र भी किसी सतह पर हो रहा है? देखिए गौर फिक्र हुआ, उसके लिए ईटा टेस्ट कॉल किए गए। मैंने आपको इब्तिदा में बताया कि ईटा टेस्ट में इब्तिदा में ही मामला बिगड़ गए क्योंकि उनकी जो मुतल्लिका MPAs या मिनिस्टर्स हैं उनकी ख्वाहिश यही थी कि वो अपनी जो भर्तियां अपने लोगों की उस पे तो हम यही कह सकते हैं वो गौर नहीं था, वो अपनी भर्तियों की ज्यादा फिक्र थी। खैर बहुत शुक्रिया आपका यासिर, और हम उम्मीद करते हैं कि जो है सूबाई हुकूमत जो पाकिस्तान इंसाफ का नारा रहा है, पढ़ा लिखा पाकिस्तान होगा, उसका अमली मुजाहरा करेगी और ये जो स्कूल बंद हैं इनको दोबारा से यहाँ पर तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करवाने के लिए, तदरीस का अमल शुरू करवाने के लिए कोई अमली इक़दाम करेगी और जितने भी आपसी इख्तलाफात हैं वो साइड पर रखेगी और उन बच्चों का सोचेगी, उन वालिदैन का सोचेगी, कहा जाए फ्यूचर का, हमारा मुस्तकबिल, हमारे मुस्तकबिल का सोचेगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बच्चे पढ़ेंगे, अपना फ्यूचर बनाएंगे तो ही पाकिस्तान का नाम जो है इंटरनेशनल लेवल पे रोशन भी किया जाएगा और अपने मुल्क के लिए भी आप कुछ कर सकेंगे। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ख़ास है। हमें मालूम होता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं, और जो भी आपको हेल्थ टिप्स हम देते हैं उसके बारे में भी सोशल मीडिया पे हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी सेहत पे फ़र्क पड़ रहा है, आप हीट से बच रहे हैं, आपकी बॉडी को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, और मज़ीद आप किन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। तो कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।